नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 6, जिसका नाम आप सभी को ऑलरेडी पता है, ट्रायंगल्स, हिंदी में जिसे आप सभी त्रिभुज बोल सकते हो, का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे सॉल्व करने को। ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 में हमने सॉल्व करने के लिए दो थ्योरम का, दो प्रमेय का यूज किया था, जिसमें से पहला प्रमेय फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला प्रमेय कहता था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मान लीजिए इस बीसी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची। क्यों रेखा खींची? इस ए बी भुजा और बीसी भुजा को प्रतिच्छेद करवाने के लिए। तो देखो, ये ए बी को यहाँ प्रतिच्छेद की, प्रतिच्छेद का मतलब कट करना, और ए सी को यहाँ प्रतिच्छेद इसने किया। मान लीजिए इसका नाम आपने डी रख दिया और इसका नाम ए रख दिया। तो कह रहा है तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब हमने बीसी के समांतर इस रेखा को खींचा था, तो अब भुजाएं कौन कौन सी बची? आपकी ए बी बची और ए सी बची। तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिख सकते हो। ये आपका पहला थ्योरम था, इसका हमने एक्सरसाइज 6.2 में यूज किया था। प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब मान लीजिए कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज ए बी सी है, और इसको कोई एक रेखा, कोई रेखा खींच दो जो इसकी दो भुजाओं को डिवाइड करता हो। क्या लिखा है? दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता हो। तो देखिए, इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता हो, तो इसका मतलब ए डी बटे डी बी कर देता हो और बराबर ए ई बटे ई सी कर देता हो। तो कह रहा है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो वो रेखा, यानी कि ये जो रेखा हमने खींची है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब जो डीई होगा वो हमारा बीसी के क्या होगा? समांतर होगा। इन दोनों थ्योरम्स का प्रयोग हमने एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने में किया था। अच्छा, अगर इसका आपको प्रूफ देखना है, उपपत्ति देखनी है, तो आपको उपपत्ति यानी कि प्रूफ का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमने जो चैप्टर 6 का जितने भी थ्योरम है उसको हमने अलग से एक वीडियो बना के उन सबका प्रूफ करवा दिया है। तो आप प्रूफ वाले वीडियो में चले जाइएगा तो आपको सारे प्रमेय, सारे थ्योरम्स के प्रूफ वहां पे मिल जाएंगे। क्योंकि हम हर चैप्टर में प्रूफ ना करवा के एक ही जगह पे प्रूफ करवा दें, जिससे आपको सारे प्रूफ समझ में अच्छे से आ जाए और हमारा समय भी बच जाए। तो यहाँ पे हम केवल आपको थ्योरम लिखेंगे, जिससे कि थ्योरम को जब हम यूज करें सवाल में तो आपको समझ में आ जाए कि हम किस थ्योरम का, किस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। और बाकी अगर इसका प्रूफ देखना है आपको, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और वहां पे इसका प्रूफ देख सकते हैं। अच्छा, अब बात आई प्रमेय 2 तक का, तो हमने चैप्टर 6.2 में यूज कर लिया है। अब हम ये एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 में जो दो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, इन दोनों थ्योरम का तो प्रयोग हो ही सकता है, साथ में 3 और थ्योरम नए आ गए हैं। यानी कि एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने के लिए हमें ये पहला, ये थ्योरम और जानना होगा, तब हम एक्सरसाइज 6.3 बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो थ्योरम हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ चुके हैं, इन थ्योरम का तो यूज हो ही सकता है, क्योंकि वो तो उसको पता है कि वो आप जानते हो, लेकिन इसने 3 थ्योरम और नया दे दिया है। अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि प्रमेय 3, प्रमेय 4 और प्रमेय 5 का भी अगर आपको प्रूफ देखना है, उपपत्ति देखना है, जैसे लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, इसको तो अभी हम यहाँ पे समझा देंगे, लेकिन अगर इसका प्रूफ आपको देखना हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसका सारा प्रूफ, ऑल थ्योरम्स नाम से एक वीडियो बना है चैप्टर 6, उसमें जाके इसका प्रूफ देख सकते हैं। चलिए चैप्टर प्रमेय 3 समझते हैं कि प्रमेय 3 आपका क्या कह रहा है। देखिए, प्रमेय 3 लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज, यहाँ देखिए हम यहाँ पे दो त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए ए बी सी है और इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए पी क्यू आर है। संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होने का मतलब बेटा ये हुआ कि जैसे इसका अगर हम इस त्रिभुज का कोण ए ले लें तो इस त्रिभुज का भी हम ऊपर वाला ही कोण लेंगे, यानी कि कोण पी, यानी कि कोण ए जो है ये कोण का निशान होता है,
एक ऐसे टेढ़ा कर दीजिए और एक ऐसे सीधा, तो ये इसको कोण का निशान बोलते हैं, एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि संगत कोण का मतलब इस त्रिभुज का कोण ए बराबर हो जाए इस त्रिभुज के कोण पी से, ये पहला कोण। टोटल त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। दूसरा संगत कोण कौन सा हो जाएगा? अगर इसका हम कोण बी लेंगे तो इसका हम कोण क्यू लेंगे, यानी एंगल बी बराबर किसके हो जाए? एंगल क्यू के। और तीसरा एंगल सी बराबर किसके हो जाए? एंगल ए के। एंगल सी बराबर किसके हो जाए? एंगल आर के। ये आपके होते हैं संगत कोण। ठीक है, तो कह रहा है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती हैं। अब संगत भुजाएं क्या है तो उसको भी समझिए। अब संगत कोण तो हमने दिखा दिया कि अगर संगत कोण बराबर हो तो क्या होगी। अब संगत भुजाएं समझिए, फिर से वही त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया और यहाँ पे आपका दूसरा त्रिभुज बन गया। देखिए हम यहाँ पे सादे पेज में समझा देते हैं आपको। ये आपके पास एक त्रिभुज है और ये आपके पास दूसरा त्रिभुज है। ये त्रिभुज आपका मान लीजिए ABC है और ये त्रिभुज आपका PQR है। इसमें क्या कह रहा था, यदि दो त्रिभुज हो तो हमारे पास दो त्रिभुज है का संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण ए किस कोण के बराबर हो? P के। कोण ए बराबर कोण P के हो, कोण B बराबर हमारा कोण Q के हो, कोण B बराबर कोण Q के हो, कोण C बराबर कोण R के हो, कोण C बराबर कोण R के हो। ये तीनों कंडीशन कह रहा है। देखिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण हमारे क्या हो? बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इसका मतलब संगत भुजाएं, संगत भुजाएं का मतलब अगर हम इस त्रिभुज में इस त्रिभुज का ए बी भुजा लेंगे तो इस त्रिभुज का कौन सा लेना पड़ेगा? इधर वाला ही भुजा PQ। तो AB बटे PQ एक ही अनुपात में बराबर। अगर इस भुजा को लेंगे BC तो इसका QR लेंगे, BC बटे QR बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ये आपका मिलना चाहिए रिजल्ट। यानी कि दो त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानानुपात में होती हैं, ये कह रहा है। इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं समानानुपात में होंगी, और इसीलिए आप इस आधार पर कह सकते हो कि जो हमारा त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा किस त्रिभुज के? त्रिभुज PQR के। ये रिजल्ट यहां से निकल आता है। याद रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं को एक ही अनुपात में लिख सकते हो, और इन कारण से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। ये अभी सवाल में यूज होगा, इसलिए इन चीजों को आप सभी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये थ्योरम आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं, प्रमेय 4 पे। प्रमेय 4 कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, तो हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपका ये और दूसरा ये त्रिभुज आपका ABC और ये त्रिभुज मान लीजिए आपका PQR है। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। एक त्रिभुज की भुजाएं मतलब मान लीजिए AB ले लीजिए और इसका PQ ले लीजिए, AB बटे PQ बराबर, अगर BC ले लेंगे तो BC बटे QR बराबर, अगर AC ले लेंगे तो AC बटे PR, AC बटे PR। इतना चीज तो हमने लिख दिया। त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, समानुपाती तो हमने कर दिया। तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि कोण A कोण P के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल Q के हो जाएगा, और एंगल C बराबर एंगल R के हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये जो प्रमेय 3 है जस्ट उसका विलोम है, जस्ट उल्टा है। याद करिए प्रमेय 3 में क्या था? प्रमेय 3 में था कि दो त्रिभुज के अगर क्या हो? संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसीलिए वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें क्या बोला है कि संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो आपका जस्ट प्रमेय में प्रमेय 3 का क्या दे दिया गया है? उल्टा दे दिया गया है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आशा है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में चल के हमसे पूछ सकते हैं। आप प्रमेय 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज, इसमें भी बात कर रहा है दो त्रिभुज की, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज तैयार कर लेते हैं आप सभी को समझाने के लिए। ABC है
और ये आपका पी क्यू आर है। अब देखिए, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, केवल एक कोण की बात कर रहा है, सभी कोण नहीं। मान लीजिए कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण पी से बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, जैसे देखिए इस कोण को अंतर्गत कौन कौन सी भुजा कर रही है, इसका मतलब ये कोण किन भुजाओं से मिलकर बन रहा है। तो देखिए ए बी भुजा और एसी भुजा जब मिल रही है, ऐसे देखिए ऐसे है ना, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यानी ए बी भुजा और एसी भुजा ये मिलके तो ये कोण बना रही है, ठीक है। तो इनके अंतर्गत में कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं, ए बी और ए सी। और इस कोण को बनाने वाली अंतर्गत भुजाएं कौन सी आ रही हैं, पी क्यू और पी आर। तो ये क्या हो, समानुपाती हो। कैसी हो, समानुपाती हो। यानी देखिए, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे पी आर हो। तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस स्थिति में हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका कहना ये है। अगर इसका इन सभी का आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इन सारे प्रमेय का प्रूफ देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ प्रमेय थे जिसका हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब ज़्यादा बात ना करके हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिससे कि आप लोग कम टाइम में अपना एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। चलिए देखिए, पहला सवाल आपका आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए लिखा हुआ है कि बताइए कि आकृति में त्रिभुजों के कौन से युग्म समरूप हैं। देखिए आपके पास कितनी आकृति है, युग्म बताना है। आप जानते हैं कि समरूप के लिए कम से कम कितने वस्तु चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, कितनी आकृतियां चाहिए, 2 चाहिए। तो देखिए ये आपका पहला सवाल हो गया। यहाँ पे आपका दूसरा आकृति है, यहाँ पे आपका तीसरा युग्म, और ये आपका चौथा युग्म, यहाँ पे आपका 5वां युग्म है, और ये आपका 6ठा युग्म है। इन 6 सवालों के बारे में हमें बताना है। क्या बताना है कि कौन सा युग्म समरूप है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके द्वारा उपयोग की गई समानता की कसौटी को लिखें और समरूप त्रिभुजों की युग्मों का प्रतीकात्मक रूप में भी लिखें। अच्छा देखिए, समानता की कसौटी की बात की है तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों में सारे कोण क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे। कोण को आप किससे लिखते हो, ए से। एंगल मतलब कोण। तो यहाँ पे जो कसौटी है समानता की वो क्या आ रही थी, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो इसमें 3 बार कोण यानी ए समरूपता की कसौटी यहाँ पे थी, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो गई थी, तो यहाँ पे यस यस यस, साइड साइड साइड, समरूपता की कसौटी से आप बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे केवल एक कोण बराबर था। क्या था, एक कोण बराबर था, बाकी 2 भुजाएं थी। तो इसको आप साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी कहेंगे, समरूपता की कसौटी, ठीक है। ये चीजें आप जान गए होंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले युग्म को। पहले युग्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला युग्म आपका ये बना हुआ है, इसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं। चूंकि दिख नहीं रहा है तो थोड़ी दिक्कत पड़ेगी आप लोगों को समझने में, इसलिए इसको हम इधर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये आपका है 60 60 80 80 40 40, सारे कोण दिए हुए हैं। शायद आप लोग ऐसे समझ गए होंगे कि समरूप है कि नहीं। 60 80 80 और ये 40, यहाँ भी 40, ये सारे आपके कोण दिए हुए हैं। इस त्रिभुज का नाम आपका ABC है, इस त्रिभुज का नाम आपका PQR है। याद करिए प्रमेय 3 में हमने क्या बताया था कि अगर 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, तो देखिए कोण A कोण P के बराबर है, कोण B 80 है तो कोण Q भी 80 है, दोनों बराबर हैं। कोण C इसका और कोण R दोनों बराबर हैं। तो अगर तीनों कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। प्रमेय नंबर 3 से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण P के, और बराबर ये कितना है, 60 अंश। कोण B हमारा कोण Q के बराबर है, ये कितना है आपका 80 डिग्री।
कोण सी हमारा किसके बराबर है, कोण आर के, ये कितना है आपका 40। इसलिए आप त्रिभुज ए बी सी बोल सकते हैं समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता से। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा आपका जो चित्र है उसको भी बना लिया जाता है। ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। इस त्रिभुज का नाम आपका ए बी सी है और ये आपका पी क्यू आर है। देख लेते हैं, ये है 2 3 2.5, 2 3 2.5 और ये आपका कितना है 6 5 4, 6 5 4। अब इसको ध्यान से देखते हैं। अब इसमें देखिए भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमेय नंबर 4 में याद करिए कि अगर संगत भुजाओं को समान अनुपात में होती हैं तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या बराबर होते हैं। तो देखते हैं पहले ए बी, ये ए बी, तो ए बी के नीचे क्या हो जाएगा आपका क्यू आर। देखिए इस चित्र को अगर पलटने की कोशिश करिए, ये जो आपकी चित्र दी हुई है ये चित्र, अगर इसको पलटेंगे सेम इस तरीके का ले आएंगे तो ये वाला भुजा इधर हो जाएगा ऐसे। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्यू आर वाला भुजा है ये सीधे ऐसे खड़ा हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी आर वाला आपका नीचे चला जाएगा, ये पी आर यहाँ ऊपर आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हो जाएगा। मैं फिर से इसको बना देता हूँ, ये आपका ऐसे हो जाएगा इस तरीके का, पी आपका यहाँ पहुंच जाएगा, आर आपका यहाँ पहुंच जाएगा और क्यू आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिलाइए, तो ये आपका ए बी बटे संगत भुजा लेंगे तो बटे क्यू आर बराबर बी सी लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आर पी बराबर सी ए। अगर लेंगे तो आपका पी सी ए लेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान रखिए, ए बी बटे क्यू आर, ए बी आपका क्या है 2 है और क्यू आर आपका कितना है, क्यू आर आपका 4 है, ठीक है। और फिर आपका आर पी कितना है, ये 5 है और पी क्यू कितना है आपका 6 है। तो 2/4 बराबर कितना हो जाएगा बी सी बटे, बी सी का मान 2.5 है और आर पी का मान आपका 5 है बराबर सी ए का मान कितना है देखिए 3 है और क्यू पी का मान कितना है, पी क्यू का मान 6। अब सबको काटिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर सब का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो आप इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। किससे, देखिए सारी साइड बराबर है ना, तो एस 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 समरूपता से, समरूपता से। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत पड़ती है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, हम पुनः प्रयास करेंगे बताने का। तीसरा चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। तीसरा आपका ये है, ऐसा फिगर है कुछ आपका दिया हुआ है 2.732, 2.732, ये आपका ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 645, 645। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम संगत भुजा ले भी लें, देखिए ए बी बटे पी क्यू ले लें तो 2.7/4 आ जाएगा बराबर। अगर हम इसको ले लें तो 2/5 आ जाएगा, इसको ले लें तो 3/6 आ जाएगा। अब देखिए इसका मान तो 1/2 आ जाएगा, इसका मान 1/2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम नहीं आ रहा है तो आप सीधे देख के ही बता सकते हैं कि त्रिभुज हमारा समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है, नहीं है। क्योंकि आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू नहीं बराबर है, बी सी बटे क्यू आर नहीं बराबर है ए सी बटे पी आर के, ठीक है। ये चीजें हो गई। चौथा देखिए, चौथा चल रहा है आपका, ये बना हुआ है ऐसे, ऐसे आपका कुछ फिगर करके है,
चौथा चित्र देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए 2.5 और 5 और 70 अंश। 2.5 5 और यहाँ पे 70 अंश है। ये आपका ए बी सी, यहाँ पे आपका पी क्यू आर। उसके बाद आपका 6 10 और 70 अंश। यहाँ आपके 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे आपका 70 डिग्री है। अब देखिए अगर हम ये ए बी भुजा ले लें और पी क्यू ले लें तो 2.5/6 हो जाएगा। और अब इसका तो खैर दिया ही नहीं हुआ है। एक एंगल ले लें तो संगत एंगल लेंगे तो ए और पी कोई बराबर नहीं है, चूंकि 70 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ना ही संगत भुजाएं बराबर हो रही हैं और कोण भी बराबर नहीं हो रहा है। तो आप देख के ही इसको भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू नहीं बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, नहीं बराबर है ए सी बटे पी आर के। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा का फिगर देख लीजिए, यहाँ पे है ये 2 त्रिभुज पहले जनरेट करिए। यहाँ पे 2 त्रिभुज हमने बना लिया। दोनों त्रिभुज के मान रखिए 3 2.5 80। 3 2.5 80 ये आपका ए बी सी है। यहाँ पे आपका ये पी क्यू आर है। इसका कितना है देखिए 80 6 5। यहाँ पे आपका 80 है, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 5। तो देखिए ये भी बराबर नहीं है, चूंकि संगत कोण यहाँ पे होना चाहिए था। ये 80 होता तो हमारा बराबर होता। ये 2.5 है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो सीधे ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप नहीं है। त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि ए बी बटे पी क्यू नहीं बराबर है, बी सी बटे क्यू आर नहीं बराबर है ए सी बटे पी आर के। चलिए छठा देखते हैं। छठे में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो 2 त्रिभुज बना होगा, देख लेते हैं कैसा बना है। कुछ इस टाइप का त्रिभुज आपका बना है। आपका दिया हुआ है कितना 80 70 80 30 80 30 80 70 80 70 80 और 30 ए बी सी पी क्यू आर। चलिए इस त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज का नाम यही है या दूसरा है। देखिए नहीं, यहाँ पे त्रिभुज का नाम इसने बदल दिया है, डी ई एफ और उधर पी क्यू आर ले लिया है। यहाँ पे डी ई एफ ही कर देते हैं भाई, नहीं तो कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे। इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यानी एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 अंश। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ को जोड़िए तो कितना आना चाहिए 180। अच्छा, एंगल डी और एंगल ई का मान दिया हुआ है। डी का मान कितना है 70 और ई का मान कितना है 80। तो यहाँ पे 70 रख दीजिए प्लस 80 प्लस एंगल एफ बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे 150 150 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 150 तो एंगल एफ बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया। यानी यहाँ पे आपका कितना आ गया 30 आ गया। अब इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर टोटल मिला के कितने होंगे 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितने होंगे 180। और क्यू और आर के मान दिए हुए हैं। क्यू कितना है 80 और ये कितना है 30। एंगल पी बराबर 80 प्लस एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 बराबर 180। ये 8 3 11 हो जाएगा, 110 हो गया। 180 में से 110 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। एंगल पी बराबर 70। यहाँ पे कितना हो गया 70। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, एंगल डी एंगल पी के बराबर है, एंगल ई एंगल क्यू के बराबर है, एंगल एफ एंगल आर के बराबर है। तो 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, इसलिए संगत भुजाएं भी क्या होंगी समानुपाती होंगी। अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज
DEF और त्रिभुज PQ R में एंगल D हमारा बराबर है एंगल P के, एंगल E हमारा बराबर है एंगल Q के, और एंगल F बराबर है एंगल R के। क्यों बराबर है? यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्रत्येक 70 अंश है। ये क्यों बराबर है? ये प्रत्येक हमारा 80 अंश है। और ये क्यों बराबर है? ये प्रत्येक हमारा 30 डिग्री है। इसलिए हमारा जो त्रिभुज DEF होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और यहाँ आप क्या कह सकते हैं, कौन सी कसौटी है? AAA समरूपता की कसौटी, क्योंकि एंगल सारे बराबर थे। तो यही फाइनल आपका सारे आंसर आ गए। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा हुआ है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। त्रिभुज ODC ढूंढिए, इसमें कहाँ है? ये ODC, ये वाला त्रिभुज OBA, ये OBA ये वाला आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। एंगल BOC 125 अंश दिया है। एंगल BOC ये वाला एंगल कितना है? 125 है। CDO 70 है। एंगल CDO ये वाला एंगल कितना है? 70 दिख रहा है आपको, लिखा ही हुआ है। अच्छा, तो एंगल DOC यानी ये वाला एंगल पता करना है आपको। एंगल DCO ये वाला एंगल पता करना है। और एंगल OAB ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, इस एंगल को पता करना है, यह एंगल पता करना है, और यह एंगल पता करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, इसको हम मिटा देते हैं। इस रेखा को देखिए ध्यान से। ये रेखा आपकी क्या है? एक सीधी लाइन है, सरल रेखा है। और देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ, ये आपका क्या है? एक सरल रेखा है, या ऐसे बना देते हैं, ये आपका क्या है? सरल रेखा है। और आपको पता है सरल रेखा पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। तो ये भी तो आपका सरल रेखा है। देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है? सरल रेखा है। और इस पे यहाँ पे टोटल कितना बनना चाहिए? टोटल कितना बनना चाहिए? 180 अंश। और इतना आपका क्या दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है। तो इतना और इतना टोटल जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। तो अब देखिए, अगर 180 में से ये वाला 125 वाला पोर्शन घटा देंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर 180 में से ये वाला पोर्शन हम घटा दें तो कौन सा पोर्शन मिल जाएगा? ये पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि इसका मान मिल जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, इसका नाम क्या है? DOC, यानी DOC आपका क्या है? एक सरल रेखा है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं हल। C नहीं, यहाँ पे B है। DOB एक सरल रेखा है, इसलिए एंगल DOC प्लस एंगल COB बराबर मिला के कितना होना चाहिए? 180 अंश। देखिए कैसे, इसको हम सबको मिटाते हैं। ये हमने क्या बताया? ये एक सरल रेखा है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितना बनना चाहिए? 180 अंश। ठीक है, तो इस रेखा का नाम, ये कोण का नाम बताओ। इस कोण का नाम कैसे बताओगे? देखिए DOC हमने लिखा है, DOC। ये देखिए, यहां से D ले लीजिए, O ले लीजिए और C ले लीजिए, ये वाला कोण हो गया। ठीक है, और COB ले लीजिए तो ये वाला कोण आ गया। और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अब ये बताइए कि आपको COB का मान तो पता है 125, तो COB की जगह पे 125 रख देते हैं। एंगल DOC प्लस 125 बराबर 180। तो एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 55 अंश। ठीक है, तो ये वाला हमारा कोण कितना हो गया? यहाँ पे ये हमारा हो गया 55 अंश, या यहीं पे लिख देते हैं, ये हमारा कितना हो गया? 55 अंश। अब त्रिभुज DOC में देखते हैं, ये त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज है DOC,
अब त्रिभुज डी ओ सी में क्या हम जानते हैं, या ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, आप सभी को पता है। ये त्रिभुज है मान लीजिए, तो हम ये कोण और ये कोण, ये कोण तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज में तीन कोण हैं, कौन कौन से? ये एक 70 अंश वाला है, एक 55 अंश वाला है, और एक ये है सी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ओ डी सी। इसका नाम क्या है? डी सी ओ। और इसका नाम क्या है? डी ओ सी। तो इसी को हम जोड़ के बराबर 180 अंश लिखने जा रहे हैं। देखिए, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी बराबर 180 अंश। तो एंगल डी सी ओ प्लस इसका मान आपका 70 दिया हुआ है, इसका मान अभी हमने 55 निकाला ही है, बराबर 180। जब इसको हल करेंगे तो एंगल डी सी ओ बराबर आपका आ जाएगा कितना? 55 अंश। डी सी ओ बराबर 55, यानी हमारा इसका मान भी कितना आ गया? 55। ये वाला हमारा कितना मान आ गया? 55। अब देखिए, अब आपको सवाल में दिया गया है कि आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से? त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए। अब चूंकि दिया है हमारा क्या? त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के संगत कोण क्या बराबर बराबर होते हैं? कौन से त्रिभुज के? समरूप। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो एंगल ओ ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 55। क्यों? क्योंकि एंगल ओ सी डी का मान कितना निकला है? 55 निकला है। कैसे? देखिए, ओ सी डी का मान हमने निकाला है, ये देखिए 55। यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों समरूप त्रिभुज थे, इसीलिए हमने बोला कि एंगल सी और एंगल ए हमारे बराबर होंगे। क्यों? जब इस त्रिभुज को आप ऐसे नीचे लाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, तो आपका सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, तो ये आपका 55 है, तो ये भी आपका 55 होगा। इस आधार पे हमने यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दी है, यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। देखिए, लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन आपका, वाले समलंब ए बी। इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, एक सेकंड। देखिए, यहाँ पे आपका होगा डी सी, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे लगभग हो चुका है। यहाँ पे ये आपका डी सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होगा। तो देखिए, ए बी पैरेलल डी सी वाले समलंब, उस समलंब का क्या नाम है? ए बी सी डी के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों के लिए समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि AO बटे OC बराबर OB बटे OD होगा। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसा किया था, और इस एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल आ गया। ये देखिए, हमने एक बनाया है समलंब, और इसमें आपका ये हो गया ABC और यहाँ पे आपका D। इसके आपके दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण आपका ये है। ये परस्पर O पर काटती हैं। आपको पता है कि ये आपका दो विकर्ण के सामने शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और चलिए आगे अब हल करते हैं इसको। त्रिभुज DOC और BOA लेते हैं। DOC ये वाला त्रिभुज, ये पोर्शन लेते हैं, और BOA लेते हैं ये वाला, ये दोनों त्रिभुज में लेते हैं और दिखाते हैं जो इसने पूछा है। AO बटे OC बराबर OB बटे OD। देखिए, त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज BOA में क्या दिखा सकते हैं?
एंगल डी ओ सी बराबर है एंगल बी ओ ए। क्या हमने बताया? डी ओ सी, देखिए डी ओ सी यानी कि ये वाला कोण, और एंगल बी ओ ए यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण है। देखिए ऐसे रेखा हो तो ये दोनों क्या होते हैं? शीर्षा भिमुख कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। शीर्षा भिमुख कोण, इसलिए ये दोनों बराबर है। आगे एंगल सी डी ओ बराबर है एंगल ए बी ओ के। ये कैसे लिख दिया हमने? देखिए सी डी ओ लिखा है हमने, तो ध्यान दीजिए सी डी ओ कहाँ है? सी डी ओ, ये एंगल सी डी ओ हो गया, और ए बी ओ यानी कि ये एंगल हो गया। तो देखिए ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ये आपका ए बी है और ये आपका डी सी है। ध्यान दीजिए ये ए बी वाला हमने यहाँ खींचा है और डी सी वाला, और ये वाला ऐसे लाइन तो गई है। तो आपको पता होगा कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी तिरछी लाइन काटती है तो ये दोनों कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो वही हमने कहा है कि एंगल सी डी ओ, यहाँ पे कहीं बीच में ओ था, और एंगल ए बी ओ आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और इसे आप कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। इसी प्रकार आपका ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपके समांतर रेखाएं यही हैं और तिर्यक रेखा इधर काट रही है, तो ये भी आपका एकांतर कोण हो जाएगा। यानी कि एंगल डी सी ओ आपका ये वाला कोण और उधर वाला कोण बराबर एंगल बी ए ओ बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। तो देखिए अब हमारे तीन कोण बराबर हो गए, तो कौन सी कसौटी, कौन सी समरूपता होगी? ए समरूपता हो गया, इसलिए हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज डी ओ सी समरूप होंगे त्रिभुज बी ओ ए के। और कैसे? ए समरूपता की कसौटी से समरूपता। तो अगर समरूप आपने दिखा दिया तो इन दोनों के संगत भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात में विभाजित होंगी। संगत भुजाएं मतलब उसका डीओ ले लो, इसका अगर हम डीओ ले लें, ये वाली भुजा डीओ, तो इसका आप क्या ले सकते हैं? बीओ ले सकते हैं, डीओ बटे बीओ। और इसका अगर सीओ ले लें तो उसका अपन एओ ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि डीओ बटे बीओ हो जाएगा बराबर सीओ बटे एओ हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम पलट दें, पलटने पर तो क्या हो जाएगा? बीओ ऊपर मेरा चला जाएगा बीओ बटे डीओ, और ये कितना हो जाएगा? एओ बटे सीओ। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा हुआ है आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो दिखाना है हमें कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू एस यानी कि आपका एक ये त्रिभुज है, ये समरूप होगा किस त्रिभुज के? ये वाला टी से लेके टी क्यू आर तक। और दिया क्या क्या हुआ है? ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में क्या है? बराबर है। और एक कंडीशन ये दी हुई है आपको इन दोनों कंडीशन की सहायता से। तो चलिए इसका हम हल करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। देखिए ये हमने कैसे लिखा। देखिए इसने क्या बताया था? इसने ये बताया था कि हमारा जो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 आपस में क्या है? बराबर है। तो हम ये वाला त्रिभुज अगर ले लें, ये इतना वाला, देखिए इतना वाला, बाकी सबको भूल जाइए। तो ये एंगल 2 और एंगल 1 बराबर ही तो है। तो इस एंगल का क्या नाम है? इस एंगल का नाम है पी क्यू आर। ये इसको काट दीजिए चूंकि हम त्रिभुज यहां तक ले रहे हैं। तो पी क्यू आर जो एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसलिए हमने कह दिया ये यहाँ पे एंगल पी आर क्यों हो गया। ठीक है, और आपको पता है
कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि पी क्यू और पी आर आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। ये आपका समीकरण 1। अब दिया है, क्या दिया है देखिए, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब देखिए समीकरण 1 में हमारा पी आर का मान कितना आया है, पी क्यू, तो पी आर की जगह पे हम पी क्यू रखेंगे, ठीक है, बराबर क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, समीकरण 1 से, और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं यहां से, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देखिए कुछ करने जा रहे हैं। यहां से क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, ये समीकरण 2 से हमारे पास आई है। समीकरण 2 देख लीजिए, वही चीज हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। देखिए ये हमने क्यों लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो चारों चीजें लिखी हैं, जो समानुपाती भुजाएं लिखी हैं, ये इन्हीं दोनों त्रिभुजों में मिल के आ रही हैं। क्यू आर बटे क्यू एस देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस देखिए, क्यू आर कहाँ पे है, ये देखिए क्यू आर, और क्यू एस कहाँ पे है, ये देखिए क्यू एस यहाँ तक है। तो क्यू एस इस त्रिभुज में आ रहा है और क्यू आर इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो इसलिए उन दोनों त्रिभुज को लिखा है बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। तो देखिए क्यू टी बड़े वाले में आ रहा है और क्यू पी छोटे वाले में आ रहा है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को लिया था हमने। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात हम ये लिखने जा रहे हैं, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल क्यू है हमारा, ये देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में भी काम कर रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एंगल क्यों काम कर रहा है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, जो चीजें दोनों में काम कर रही हों, जो कॉमन हो। तो दूसरी बात हम लिखेंगे एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, ये क्यों है, ये आपका उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहां से एस ए एस समरूपता से हो गया हमारा दोनों त्रिभुज क्या, यहाँ पे आपकी दो भुजाएं बराबर हो गई और यहाँ पे एक कोण बराबर हो गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे जो त्रिभुज पी क्यू एस हैं वो समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के, किससे, एस ए एस समरूपता से। यही आपका आंसर, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए इसे समरूप दिखाना था। चलते हैं अगले सवाल पे। 5वां सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, देखिए दिया है यस और टी, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज है, ए नहीं है, ये आपका त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये हिंदी में लिखा है, इसको कट कर दीजिए, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। तो हमें दिखाना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहां पे। सबसे पहले एक त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। अब देखिए कह रहा है इस पे हमारे यस और टी, देखिए शुरू में ही लिखा यस और टी इस त्रिभुज की भुजाओं पे किस प्रकार हैं कि पी आर पर एस है और क्यू आर पे टी है। देखिए इस पी आर पे कहीं बिंदु हमारा यस होगा मान लीजिए, और इस क्यू आर आपका ये है, इस पे आपका बिंदु कौन सा होगा, कहीं पे टी होगा। तो इसको चलिए मिला देते हैं। सबसे पहले ये हमने मिला दिया, इतना काम आप समझ गए होंगे। अब लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए त्रिभुज
आर पी क्यू और त्रिभुज आर एस टी में। ठीक है, ये हमारे पास दो त्रिभुज आ गया, एक आर एस टी आ गया और एक आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज तो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए हमारा एंगल आर टी एस बराबर है एंगल क्यू पी एस के। देखिए हमारा जो एंगल आर टी एस के है वो एंगल पी के बराबर है, ये तो दिया है, तो ये हमने दिया है इसे लिख लिया है, इसे समरूप ही तो दिखाना है। और एंगल आर बराबर एंगल आर हमने लिख दिया, ये देखिए एंगल आर जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है और बड़े वाले में आ ही रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए अब ए अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से हमने दिखा दिया कि त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। आप यहां से लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, यहीं पे आपका आंसर हो गया, हमने ये चीजें प्रूव कर दी। देखिए बहुत ही आसान सा है, अगर आप जानते हैं थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में आ गया तो तुरंत क्वेश्चन लग जाना है, उसमें देर नहीं लगना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांक्षम होगा त्रिभुज ए सी डी के, तो दिखाना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप भी होंगे त्रिभुज ए बी सी के। सॉरी, चलिए देखते हैं। तो इसका हल करते हैं, चित्र हमारे पास आई है, चित्र में कुछ करना नहीं है। चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई हमारे सर्वांक्षम है त्रिभुज ए सी डी के। सर्वांक्षम का मतलब क्या हुआ कि आकृति भी सेम है और साइज भी सेम है। ए बी ई ढूंढिए, इसमें कहाँ पे है ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी ई है और ए सी डी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है सर्वांक्षम है। देखिए लग भी रहा है कि साइज में और आकृति में तो सेम है, ये साइज में भी सेम लग रहा है, तो इसलिए सर्वांक्षम है। तो अगर सर्वांक्षम है तो इनकी संगत भुजाएं हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, इसलिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए डी बराबर ए ई हो जाएगा। क्यों, सर्वांक्षम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। सर्वांक्षम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। इसे आप समीकरण 1 मानिए और इसे समीकरण 2 मानिए। देखिए ए बी बराबर ए सी कहाँ पे है, ये आपका ए बी है और ये आपका ए सी है, ये बराबर हमने लिखा है, और ए डी बराबर ए ई लिखा है, ये जो ए डी है और ये जो ए ई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सर्वांक्षम थे, इसीलिए संगत भुजाएं भी हमारी बराबर होंगी। तो इतनी चीज हमने यहां से लिख ली। अब देखते हैं त्रिभुज ए डी ई एंड त्रिभुज ए बी सी में जिसे हमें समरूप दिखाना है, तो लिखते हैं। देखिए ए डी बटे ए बी लिख लिया हमने बराबर ए ई बटे ए सी लिख लिया। क्यों, इसको हमने लिखा है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से और कुछ नहीं किया है। क्यों, ये देखिए ए डी और नीचे ए ई ले आएंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा बराबर 1, इसके नीचे ए सी ले आएंगे तो बराबर 1, दायां पक्ष में 1 है तो बायां पक्ष भी आपका बराबर होगा, इसीलिए हमने ए डी बटे ए ई ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी लिख दिया है। ठीक है, अब एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए देखिए, ये एंगल ए यहाँ पे है एंगल ए, तो अच्छा क्यों बराबर होगा, चूंकि ऑलरेडी सर्वांक्षम था तो एंगल ए हमेशा वो वही रहेगा, सर्वांक्षम था तो इसका मतलब एंगल ए तो इस त्रिभुज के बराबर है, कहीं भी त्रिभुज लेंगे तो एंगल ए बराबर होगा। और हम कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी और ए बी सी को ले रहे हैं, ए डी ई को ले रहे हैं और किसको ले रहे हैं, देखिए ए डी ए बी सी को ले रहे हैं, ए बी सी को ले रहे हैं, तो ए दोनों में आ रहा है, ए आपका इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसलिए आपका उभयनिष्ठ कोण का काम करेगा, उभयनिष्ठ। अब कौन सा आपको सर्वांग हो गया, दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, इसलिए हमारा जो है त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। किससे, एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 7वें सवाल पे। लिखा हुआ है मित्रों, आकृति में
त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाना है, ये दिखाना है, वो नीचे लिखा है। ये चार चीजें समरूप दिखानी है आपको, और ये आपके सामने चित्र है। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे पहला प्रूफ करना चाह रहे हैं, यानी कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP को हमें समरूप दिखाना है, तो इसी में हम चलेंगे। अच्छा, हमें सबके साथ में चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे आपका एक ऐसे लंब डाला गया है, और उसके बाद किया गया है ऐसे। चित्र आपका कंप्लीट कर लें। ABC आपका है, ED हो गया और P हो गया। ठीक है, AB, यहाँ पे C है, और यहाँ पे आपका D है, E है, और ये पॉइंट आपका P है। चलिए, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? AEP। AEP देखिए कहाँ पे है, AEP हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए, ये त्रिभुज हम ले रहे हैं जो रंग दिया है हमने। और CDP देखिए कहाँ पे है, CDP आपका यहाँ पे है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक, हमने रंग दिया है जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए हम कुछ लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एंगल APE बराबर होगा एंगल CPD के। क्यों? आप सभी के दिमाग में शायद आ गया होगा, क्यों? क्योंकि ये शीर्षा भिमुख कोण है। देखिए ये कैसे है, ये ऐसे चिन्ह है। हमने इस एंगल को कहा है कि बराबर है, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख बन रहा है। ठीक है, एंगल APE कहाँ पे है, ये वाला हो गया एंगल, और एंगल CPD ये वाला एंगल हो गया, ये यहाँ पे कोण बना। ठीक है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। फिर एंगल APE जो है बराबर होगा एंगल CDP के। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक जो है क्या है, 90 डिग्री। हमने क्या बताया है, एंगल AEP बराबर एंगल CDP। देखिए एंगल CDP ये यहाँ पे लंब डाला गया है, और AEP ये यहाँ पे लंब है, तो लंब हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एंगल और दूसरा एंगल बराबर और तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा जो त्रिभुज AEP है वो समरूप होगा त्रिभुज CDP के। आप यहाँ से लिख सकते हैं AA समरूपता से। अगर दो एंगल आपने बराबर दिखा दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका दिख गया। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABD और अभी समरूप नहीं लिखेंगे, समरूप तो हमें दिखाना है। त्रिभुज CBE में दिखाना है। फिर से हम चित्र बनाते हैं। चित्र आपका कुछ ऐसा था, यहाँ पे एक लंब था और एक लंब यहाँ से डाला गया था। ये आपका ABCDE और यहाँ पे आपका P है। ABD त्रिभुज ले रहे हैं। ABD देखिए कहाँ पे है, ABD ये पूरा का पूरा त्रिभुज। ये एक त्रिभुज तो ये लेना है रेड वाला हमें, और एक त्रिभुज कौन सा लेना है, CBE और E लेना है। इसको थोड़ा हम ठीक से लिख दें। ये आपका D लिखा हुआ है और ये आपका P लिखा हुआ है। ब्लैक से रंगने जा रहे हैं। CDE आपका ये ब्लैक वाला हो जाएगा। कुछ कॉमन पोर्शन मिल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए इसको हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए एंगल ADB बराबर एंगल CEB हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए D, ये देखिए ये रेड वाले में आपका एंगल D 90 है और इसमें एंगल E 90 है। ये देखिए एंगल E यहाँ की हम बात कर रहे हैं और यहाँ की बात कर रहे हैं। ये वाला हमारा रेड वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला हमारा ब्लैक वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आगे मैं लिखता हूँ एंगल ABD बराबर होगा एंगल CBE के। ये क्यों? ये आपका उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। क्यों? ये देखिए ये जो B है
ये आपका ब्लैक में भी आ रहा है और रेड वाले पोर्शन में भी ये कोड आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये उभयनिष्ठ है। तो हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। क्यों? क्योंकि हमने दो एंगल बराबर दिखा दिया है ए समरूपता से। चौथे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में ये दोनों लेना है। त्रिभुज को हम फिर से तैयार करते हैं। यहाँ पे ये आपका लंब यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है। ए बी सी डी ई और यहाँ पे आपका पी है। देखिए कौन से त्रिभुज को लेना है हमें, लिए हैं ए ई पी को लिया है हमने, ए ई और पी, यानी कि एक तो ये त्रिभुज आपने लिया है, ठीक है। अब ब्लैक से मैं दूसरा रंगता हूँ ए डी बी, एक ये बड़े वाले को यहाँ से ऐसे लेते हैं। कुछ पोर्शन कॉमन है तो आपको दिख गया होगा। देखिए क्या दिख गया होगा कि एंगल ई और ये एंगल ई रेड वाले में है और एंगल डी ब्लैक वाले में है, तो प्रत्येक 90 है, ये दोनों बराबर हो गया। और एंगल ए आपका ब्लैक वाले में भी है और रेड वाले में भी है, तो उभयनिष्ठ हो गया। दोनों हमें करते ही तुरंत मिल गया। तो चलिए करते हैं। एंगल ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी, क्या लिख देंगे? प्रत्येक 90। और एंगल पी ए ई बराबर एंगल डी ए बी। क्यों? उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। किससे? ए समरूपता से, ठीक है। चलिए चौथा लेते हैं। चौथा आपका क्या है? पी डी सी और बी ई सी। त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में यहाँ पे हम त्रिभुज तैयार करते हैं। ये आपका लंब हो गया और एक लंब यहाँ पे है ए बी सी डी ई और यहाँ पे आपका पी है। चलिए रंग देते हैं जो जो हमने लिया है। पी डी सी लिया है, पी डी सी, पी डी सी ये वाला त्रिभुज है और बी ई सी और ये बड़ा वाला त्रिभुज हमने लिया है बी ई सी, आपका ये हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिखा आपका, सी तो कॉमन हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्यों? क्योंकि सी आपका रेड वाले त्रिभुज में भी है और ब्लैक वाले त्रिभुज में है। और डी और ई, देखिए डी आपका रेड में है, ई आपका ब्लैक में है, तो ये प्रत्येक 90 हो जाएगा। तुरंत हमें अपना आंसर मिल गया। एंगल पी डी सी बराबर एंगल बी ई सी प्रत्येक 90 हो जाएगा। एंगल पी डी पी सी डी बराबर एंगल बी सी ई, ये आपका क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो इसलिए आपका हो गया यहाँ पे त्रिभुज पी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी ई सी के। किससे? ए समरूपता से, ए समरूपता से। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप बनाना जानते ही हैं, ए बी सी डी। तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी की बनी भुजा एडी पर ई एक बिंदु है। एडी पर एक बिंदु क्या है? ए है। बनी नहीं, यहां पे एक भुजा बढ़ाई गई है। क्या है? बढ़ाई गई भुजा एडी पर, यानी एडी को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। एडी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऐसे आगे, तो कहीं पे क्या स्थित होगा? आपका ई स्थित है, ठीक है। और बीई,
ठीक है। और बीई कॉमा सी डी को यह प्रतिच्छेद करता है, बीई कॉमा सी डी को। तो अब देखिए बीई मतलब, इसका मतलब हमें बीई को मिलाना पड़ेगा, यही है ना, सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप बीई को ऐसे मिला दीजिए और देखिए सी डी मतलब ये आपका ये वाली भुजा हो गई, इसको किस पे प्रतिच्छेद करता है, इसका नाम उसने बता दिया ऑलरेडी, एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये आपका सवाल मतलब फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी क्या है, हमारे समरूप है। ये आपका त्रिभुज का सिंबल है। तो चलिए देखते हैं जो त्रिभुज हमें दिखाना है समरूप, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। इसका रीजन क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण आपके बराबर होंगे। अब एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी बी एफ, ये हम क्यों लिख रहे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण ये क्यों है, क्योंकि आपका ए ई जो है पैरेलल है बी सी के, जो आपका ए ई पैरेलल है, ये जो ए ई है ये किसके पैरेलल है, बी सी के। ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल हैं। और ये आपकी लाइन क्या है, एक दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसलिए एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल और एंगल सी बी एफ ये वाला एंगल आपके क्या है, एकांतर कोण का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए हमने दो कोण बराबर दिखा दिया इन दोनों त्रिभुजों के, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। यही आपको प्रूव करना था। और लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ है आपका, आकृति ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी ये आपका ए बी सी है और ए एम पी ये आपका ये त्रिभुज छोटा सा है। दो समकोण त्रिभुज दिए हैं, समकोण त्रिभुज है वो भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 90, इस त्रिभुज में ये 90 है और इस त्रिभुज में, ये बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 है और इस वाले में ये 90 है, जिनका कोण क्रमशः बी और एम समकोण है दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, वो चीज़ें लिखी हुई नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन में देख के लिख सकते हैं। ये आपको जो सिद्ध करना है वो आपको पहला चीज़ ये सिद्ध करना है कि हमारे जो त्रिभुज ए बी सी हैं वो समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि ए बी बटे पी क्यू वो बराबर है ए डी बटे ए एम के, ठीक है, सॉरी पी एम के। अब चलिए इसको हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी को ही तो समरूप दिखाना है, तो इन्हीं त्रिभुज में हम काम करते हैं। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए एम पी उसने बता दिया है समकोण है, तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री, ये तो हमें पहले ही। और एंगल ए बराबर एंगल ए, ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए ये त्रिभुज हमने एक लिया है और एक हमने ये त्रिभुज लिया है। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में ए आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो आपका जो एंगल ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। इसलिए एंगल ए आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं उभयनिष्ठ। अब देखिए दो कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए एम पी के। ये हमारा पहला जो है उत्तर आ गया। अब यहाँ से
दूसरा, अब आप ये आप कह सकते हैं ए समरूपता से, समरूपता से। अब चूंकि आपने प्रूव किया है कि त्रिभुज ए बी सी हमारे समरूप हैं त्रिभुज ए एम पी के, आपको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित किए जा सकते हैं। तो इनकी संगत भुजाएं क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का क्या लिख सकते हैं बटे वेट एक सेकंड, ए बी बटे यहाँ पे पी क्यू कैसे दे दिया गया है, इसमें तो क्यू का नामो निशान नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको सुधार करना पड़ेगा, ये सवाल आपका होना चाहिए ए एम और फिर इसको आप कुछ भी बना सकते हैं। ये आप मान लीजिए अगर बी सी है तो इसको आप कर सकते हैं एम पी, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो चुके हैं। तो देखिए ये इसका 90 वाला ले लेंगे ए बी, तो इसका 90 वाला ले लेंगे ए एम, तो ए बी बटे ए एम पहला आ गया। और देखिए बी सी इसका लंबवत लेंगे तो इसका लंबवत कौन सा है, एम पी, तो बी सी बटे एम पी हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई तो समरूप हैं, तो इसलिए हमारा जो है ये हो जाएगा ए बी बटे ए एम आप लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर बी सी बटे एम पी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं यही आपका आंसर हो गया, यही आपका प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम सभी आ गए हैं और चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला सवाल को हम दुरुस्त कर लें, इंग्लिश में लिख दें सी डी बटे ये है जी एच बराबर ए सी बटे ये है एफ जी, बाकी चीज़ें तो ठीक लिखी हुई हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एच के ऐसे समद्विभाजक हैं, यानी ये जो सी डी हमारी ये कोई रेखा होगी, जी एच हमारी कोई रेखा होगी, ये इस त्रिभुज इस एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, और इस कोण को भी द्विभाग में बांट रहा है। ये भी कोण है, ये भी कोण है, दोनों कोणों को ये क्रमशः क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। किस प्रकार बांट रहे हैं कि जो आपका डी है और एच है वो क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि ये समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दिखाना है, ये दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है, तीसरा ये दिखाना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। चलिए दो त्रिभुज है हमारे पास, एक ए बी सी और एक ई एफ जी। तो एक आपका ए बी सी हो गया और एक हमने बना लिया ई एफ जी। ए बी सी ई एफ और जी बन गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा सी डी रेखा है वो एंगल सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा डी होगा और सी को डी से मिलाओगे तो सी हमारा क्या हो जाएगा, दो भाग में बट जाएगा, इसका कोण दो बराबर भाग में बट जाएगा। फिर जो जी एच है तो जी हमारा यहाँ पे है, यानी कि एच कोई यहाँ पे होगा, और एच से जब जी को मिलाएंगे तो जी हमारा दो बराबर भाग में बट जाएगा, ठीक है। ऐसे इतनी बातें आपको समझ में आशा है कि आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अच्छा, डी हमारा ए बी भुजा पर स्थित है, तो देखिए ए बी पे हमारा डी स्थित है और एच हमारा एफ ई पर स्थित है, तो जे एच हमारा है वो एफ ई पर स्थित है। ये सब इसने बताया है जो सवाल में बन जाएगा हमारा ऑटोमेटिक। अब इस पे देखते हैं जो हमें प्रूव करना है। पहला, अब हम त्रिभुज देखते हैं, जो हमें त्रिभुज दिया गया है समरूप कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये हमारा दिया है। तो अगर हमारे, अब बताइए, अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी पूरा का पूरा कोण जी के बराबर होगा अगर समरूप है तो। इसलिए कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण बी बराबर है कोण ई के,
और कोण हमारा ये चीज़ें हमने लिख दिया। और कोण अब ऐसा लिख लीजिए ए सी बी, चूंकि इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है ना, तो ए सी बी इसका मतलब ये त्रिभुज ए बी सी का कोण हो गया, बराबर है कोण एफ जी ई। और एंगल ए सी बी बराबर है एंगल एफ जी ई के। इसको तो हमने लिख ही लिया है, वही चीजें हैं। चलिए तीनों कोण हमने क्या लिख दिया कि तीनों कोण हमारे बराबर हो गए यहां से। अब चलिए आगे की बात करते हैं। इसलिए एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल एफ जी एच के। ऐसा क्यों? क्योंकि सी डी और जी एच समान कोणों के कोण समद्विभाजक हैं। समान कोणों के कोण समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, ए सी डी यानी ये वाला कोण बराबर एफ जी एच यानी ये वाला कोण, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि डी और एच हमारे क्या हैं, समद्विभाजक हैं उन कोणों के। तो समद्विभाजक मतलब समान कोणों में बांटना। तो ये चीजें अपनी होगी। और इसी प्रकार एंगल डी सी बी यानी इधर वाला भी कोण उधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल एच जी ई के बराबर हो जाएगा। सेम यही चीज आप रीजन में लिख सकते हो। अगर इतना हो गया तो आप बताइए हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा। या यहां से एक चीज और लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इतना चीज तो हमने दिखा ही दिया। अब आप दो त्रिभुज को ले लीजिए, ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में। ये क्यों लेंगे? देखिए ए सी डी आपका कहाँ है, ए सी डी हमने यही तो त्रिभुज लिया है, ये वाली त्रिभुज हम ले रहे हैं ए सी डी। और एफ जी एच यानी कि ये वाली त्रिभुज हम लिए हैं। तो इसमें क्या है आपको पता है, संगत कोण तो हमने पहले ही बराबर दिखा दिया है, एंगल ए बराबर एंगल एफ है। इसमें एंगल ए बराबर एंगल एफ है। और क्या है, एंगल ए सी डी बराबर है एंगल एफ जी एच। ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध है ऐसे लिख सकते हैं, सिद्ध किया गया है, सिद्ध है। ठीक है, तो देखिए हमने दो कोण बराबर दिखा दिया। तो ए समरूपता से ये जो है ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी एच के, ए समरूपता से, ए समरूपता से। और अगर आपके समरूप हो गए तो इनके हम जो है उसको भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके भुजा क्या क्या है, ए डी है और इसके क्या है, एफ एच है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। जो आपको सिद्ध करना था, सी डी कहाँ पे है आपका, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। जब हमने इसको समरूप दिखा दिया तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो हमारी पहली प्रूफ हो गई। अब दूसरा देखते हैं, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में डी सी बी लिए हैं हम। अब ये वाला त्रिभुज लिए हैं डी सी बी और इधर लिए हैं ये वाला। अब आपको पता है कि ये वाला तो हमने बराबर दिखा ही दिया है और ये वाला भी हमने ऊपर बराबर दिखा दिया है, तो आसानी से समरूप ये भी हो जाएगा। एंगल डी सी बी बराबर है एंगल एच जी ई के और एंगल बी बराबर एंगल ई है। इसको भी सिद्ध हो चुका है, सिद्ध है। ठीक है, तो आपका इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, ये चीजें भी हो गई। किस समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। तीसरी चीज देखते हैं, इसको समरूप दिखाना था। अब इस त्रिभुज को लेंगे डी सी ए और एच जी एफ। तीसरा त्रिभुज डी सी ए और
त्रिभुज एच जी। हम ये कैसे जान लेते हैं कि ये त्रिभुज लेना है? क्योंकि जिसको सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को ले लिया करिए। अब इसमें भी डी सी ए ढूंढिए, कहाँ पे है देखिए, डी सी ए, डी सी ए ये वाली त्रिभुज हो गई, और कौन सी? एच जी एफ, ये वाली त्रिभुज हो गई एच जी एफ। तो इसमें भी आप वही चीज लिख सकते हैं कि एंगल ए से डी बराबर एंगल एफ जी एच, और एंगल ए बराबर एंगल एफ। क्या किया गया है? सिद्ध किया गया है, ऊपर सिद्ध है। तो हमारा इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। किससे? ए समरूपता से। यह सवाल आपका यहीं पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर ई एक बिंदु है। ये देखिए हमारा ए बी बराबर ए सी है, ये जो ए सी है ए बी है, दोनों आपस में बराबर है कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे हुआ? देखिए ये दोनों बराबर है, तो ऑलरेडी समद्विबाहु त्रिभुज वो होती हैं जिसमें त्रिभुज की दोनों भुजाएं दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर एक बिंदु ई स्थित है। देखिए इस सीबी भुजा को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस पे कौन सा बिंदु स्थित है? ई स्थित है। यदि एडी लंब बीसी, यदि हम एडी एक लंब डालते हैं किस भुजा पे? बीसी पे डालते हैं, और ईएफ लंब एसी, एसी पे एक लंब डालते हैं ई से, जो कहां पे कट करता है? एफ पे। तो सिद्ध कर दीजिए कि ए बी डी और ई सी एफ क्या होंगे? समरूप होंगे। ए बी डी ढूंढिए कहां पे है? ए बी डी यानी कि ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज ए बी डी ये, और ई सी एफ यानी कि ये वाली त्रिभुज, ये आपकी एक त्रिभुज ये है, इसको हम ब्लैक से कलर कर दे रहे हैं। ये त्रिभुज समरूप दिखानी है। तो चलिए, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड वाले में क्या? ये 90 डिग्री है और इसमें ये 90 डिग्री है। तो एक तो हमें बराबर मिल गया कि ये क्या है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। हमें दिखाना है, दिया है क्या? दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए ए बी बराबर हमारा ए सी है, ये तो दिया हुआ है ये भी। तो एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ई सी एफ भी। ठीक है, ए बी डी यानी ये एंगल जो है एंगल ई सी एफ, ये एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल इस त्रिभुज में, ये वाला एंगल इस, तो दो और एक ये बराबर मिल गया था और एक ये बराबर मिल गया है, तो दोनों हमें काम की चीजें मिल गई हैं। अब देखते हैं जिसको समरूप दिखाना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ई एफ सी के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक 90 है, अभी हमने ऊपर बताया था प्रत्येक 90 है। ए डी बी, ये वाला डी और ये वाला ई प्रत्येक 90 है। और ये वाला लिख दीजिए कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ई सी एफ। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, तो आप लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब दो हमारे कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। किससे? ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो ये चीजें हमारी प्रूफ हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी और माध्यिका ए डी क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका ए डी क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर
की भुजाओं पी क्यू, क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी, ये वाला बी सी बटे ये वाला क्यू आर बराबर इसका जो है इसका माध्यिका ए डी और बटे इसका माध्यिका पी एम। ठीक है, ये चीज़ इसका मतलब हो गया। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या करना है, इतना चीज़ दिया हुआ है तो दिखाना है कि ये जो हमारा त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए आपको पता है कि AD और PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ये देखिए AD और PM त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं। AD और PM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। अच्छा तो देखिए BD बराबर कितना हो जाएगा, BC को दो भाग में बांट दीजिए और QM बराबर कितना हो जाएगा, QR को दो बराबर भाग में बांट देगा। देखिए हमने क्या लिखा है, BD तो BC को दो भाग में बांट दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा BD। ठीक है, और हमारा QM कितना हो जाएगा, इसका आधा, QR का आधा, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि QM कितना है, QR का आधा है। क्यों, क्योंकि ये माध्यिका है, मतलब ये दो बराबर भाग में बांट दे रहा है। तो ये चीजें हमने लिख दी है यहाँ पे। अब देखिए दिया है, क्या दिया है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था। क्या लिखा था कि AB BC और AD इस त्रिभुज की और PQ QR PM इस त्रिभुज की क्या है, समानुपाती हैं। तो इसको बटे में लिख के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और बराबर माध्यिका AD बटे माध्यिका PM। अब देखिए हमने यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर AB बटे PQ बराबर 1/2 BC और बटे 1/2 QR बराबर AD बटे PM, ये हमने 1/2 से ऊपर गुणा कर दिया, 1/2 से नीचे इस बीच वाले में गुणा कर दिया, फिर कट कर देंगे, वही चीज लिखा है। अब देखिए 1/2 BC बराबर BD है और 1/2 QR बराबर QM है, तो इसीलिए हमने गुणा किया था BD और QM रखने के लिए। तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM आ जाएगा। अब त्रिभुज लेते हैं ABD ये वाला त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज लेते हैं PQM। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में AB बटे PQ है बराबर BD बटे QM है बराबर AD बटे PM है। ये ऊपर हमने सिद्ध कर लिया है और ये सारी किसके अनुपाती हैं, इन्हीं दोनों त्रिभुज की अनुपात हैं। आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ABD हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। ये चीजें आपको मालूम है। तो जब ये हमारा समरूप हो गया तो आप इससे लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है B वो एंगल क्यों के बराबर होगा, है ना। ये जो एंगल B है वो एंगल क्यों के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज हमारे क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। अच्छा जब ये बराबर होगा तो आप लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। भाई ये समरूप है तो AB बटे PQ बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे BC बटे QR, BC बटे QR लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए अब देखिए ये दोनों हमारी भुजाएं हैं, तो एस एस हो गया और ये हमारा एंगल है। तो हमारा इसलिए जो त्रिभुज है कौन सा, ये हम किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या दिखा दिया कि एक एंगल बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। तो इसलिए जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही आपको दिखाना था। और किस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी की भुजा, इसका मतलब एक त्रिभुज आपको बनाना है। एक त्रिभुज आपका बन गया। भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है। मान लीजिए ये त्रिभुज आपका ए बी सी है, किस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर हो एंगल बी ए सी। तो पहले हम स्थित कर देते हैं इसको, ये आपका डी हो गया। अब क्या कह रहा है, एंगल ए डी सी, ये जो एंगल ए डी सी है वो बी ए सी के बराबर है, बी ए सी ये वाला, ठीक है। ये पूरा एंगल केवल इतने एंगल के क्या है, ए डी सी, हाँ केवल इतने एंगल के बराबर है आपका, ठीक है ये चीज़ें। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाता है और हमें दिखाना है कि सी ए का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर यहाँ पे है, बराबर सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास एक त्रिभुज ये है ए डी सी, हम इस त्रिभुज को लेते हैं ए डी सी को, ठीक है, और बी ए सी को लेते हैं बड़े वाले को, ये जो हमारा बड़ा है। त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, ये क्या है आपका दिया है, ये देखिए आपके सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है। एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी ए सी डी देखिए कहाँ पे है, ये वाला, ये देखिए ये आपका इस रेड वाले त्रिभुज में भी है और ब्लैक वाले त्रिभुज में भी है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये उभय निष्ठ कोण हो जाएगा। अब ए समरूपता से हमारे देखिए ये भी कोण और ये भी कोण है और ये भी कोण है, तो त्रिभुज ए डी सी हमारे समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी ए सी के। ए समरूपता से ए समरूपता से। अब आप आगे यहाँ एक लाइन लिख के कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमारी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए बताइए अगर इसका हम सी ए ले लें और इसका हम सी बी ले लें, ब्लैक वाले का है ना, ब्लैक वाले का हमने सी बी ले लिया और ये जो रेड वाला है त्रिभुज उसका सी ए ले, तो आपका सी ए बटे सी बी हो जाएगा और बराबर सी डी बटे सी ए ले लेते हैं, रेड वाले का सी डी और ब्लैक वाले का आपका ले लेते हैं हम सी ए, ये वाला सी डी बटे सी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इससे, इसका इससे, तो सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ये सवाल आपका प्रूव्ड हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए
देखते हैं इसे। लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC और माध्यिका AD क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दिखाना है ये आपका दोनों समरूप है। इसका देखिए पिछला वाला सवाल ये वाला यहाँ पे ये सेम सवाल ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग आपका वैसे ही है। चलिए इसे लगाते हैं। इसका मतलब आपके पास दो त्रिभुज तो है ही। चलिए दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। ये त्रिभुज मान लेते हैं ये आपका ABC है और ये त्रिभुज आपका PQR है दूसरा वाला। इसकी माध्यिका आपकी क्या दी हुई है? AD है। माध्यिका मतलब सामने वाले भुजा को दो भाग में विभाजित करता हो तो लगना भी चाहिए। और यहाँ पे आपका क्या है? PM है। चित्र हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है पूर्णतः। चलिए अब सवाल लगाते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि ABC की भुजाएं AB भुजा और AC भुजा और माध्यिका AD ये तीनों क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ AB भुजा PQ AC भुजा PR के और ये AD भुजा जो है इसके माध्यिका PM के क्या है? समानुपाती है। PM के समानुपाती का मतलब अब ये हो गया कि AB बटे उस भुजा की संगत भुजा PQ, AC के संगत कौन सा है बताइए? PR, और इसका माध्यिका AD और उसका माध्यिका PM। ये चीज आपका दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं, कुछ चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं। AD और PM क्या है? माध्यिका तो है ही। AD और PM को क्रमशः बिंदु E और L तक इस प्रकार बढ़ाया, ये लिख रहे हैं। अब हम थोड़ा इसी चित्र में एक चीज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले कर ही दें तब आप जान पाएंगे। हम इसको ये कर दिए, नहीं पहले हम एक यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए और एक यहाँ पे ऐसे आपका हो गया। ये आपका यहाँ पे C है और इसको हमने ऐसे यहाँ तक किया, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी एक रचना टाइप का कर रहे हैं जैसे आप परिमेय में करते थे। और ये आपका यम तो है ही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये D है। अब लिखेंगे वो आपको समझ में आएगा। देखिए AD और PM को क्रमशः बिंदु E और L तक इस प्रकार बढ़ाया। इसे हम मान लेते हैं E और L। देखिए AD को हमने किस बिंदु तक बढ़ाया? E तक। तो AD को हमने E तक बढ़ाया है और ये देखिए PM को हमने कहाँ तक बढ़ा लिया है? L तक बढ़ा लिया है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है अभी। और किस प्रकार बढ़ाया? देखिए ताकि क्या हमारा बन सके, हमारा ये बन सके कि AD बराबर DE, कि जो जितना हमारा AD जितनी लंबा है उतना ही हमारा DE लंबा है। यानी कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर अगर था तो इसको हमने 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के कहाँ तक पहुंचा दिया? E पे पहुंचा दिया, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तथा ये तो इस त्रिभुज के बारे में हुआ। अब इस त्रिभुज के बारे में PM बराबर क्या हो जाए? ML हो जाए। PM बराबर ML रहे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए
और भी जो हमने रचना किया है, और क्या किया है हमने कि बी को ई से, देखिए बी को हमने किससे मिला दिया है, ई से मिला दिया है, और सी को ई से, है ना। सी को, बी को भी ए से और सी को भी ई से। बी को ई से और क्या लिखिए, सी को ई से, ठीक है, कॉमा लगा दिया। क्यू को एल से और आर को भी एल से हमने मिलाया है, तो इसको भी लिखिए, क्यू को एल से, आर को एल से हमने क्या किया है, मिलाया है। इतनी चीज हमने रचना की है, ठीक है। आप यहाँ पे रचना डाल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मिलाया है। अब देखिए एडी और पीएम त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, आप जानते हैं एडी और पीएम त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं, ये दिया था, माध्यिकाएं हैं। इसलिए BD बराबर DC हो जाएगा और QM बराबर MR हो जाएगा। भाई आपको पता है कि अगर ये D माध्यिका है तो ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि BD बराबर DC हो जाएगा और QM बराबर MR हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है आपके सामने। तथा AD बराबर DE और PM बराबर EML, ये हम कहाँ से लिख दिए, हमने रचना से लिखा है। ये देखिए AD बराबर DE और PM बराबर L, ये हमने रचना से लिखा है। यहां से आप प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्भुज, इसको ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, चतुर्भुज ABEC, यहां पे देखिए ABE और C, ये आपका क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, चतुर्भुज ABEC में आगे लिख रहे हैं विकर्ण AE और BC एक दूसरे को बिंदु D पर द्विभाजित करते हैं। इस चीज को समझिए, देखिए ये जो आपका ये वाला चतुर्भुज है, इसमें देखिए जो विकर्ण आपके AE और BC हैं, देखिए इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, ये AE विकर्ण है और ये BC विकर्ण है। तो एक दूसरे को ये कहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं, इस बिंदु पे समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को यहीं से समान भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो अगर इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः जो हमारा ABEC है एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार दूसरा भी चतुर्भुज हमारा समांतर होगा क्योंकि उसमें भी यही रूल है। इसी प्रकार PQLR आपका कौन सा चतुर्भुज है, देखिए PQLR, ये भी आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। एक भी एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, इसलिए आपको पता है कि AC बराबर BE हो जाएगा। ये जो AC है यहाँ पे AC बराबर BE, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और AB बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज में PQ बराबर RL और PR बराबर QL हो जाएगा। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं नीचे। AC बराबर आपका BE हो गया एंड AB बराबर आपका
AC हो जाएगा, तथा दूसरे वाले चतुर्भुज में PR बराबर QL एंड PQ बराबर LR हो जाएगा। चलिए, अब जो चीजें आपको दी थी वो फिर से मैं लिख रहा हूं। दिया क्या था? AB बटे PQ, AC बटे PR, AD बटे PM, ये चीज आपका दिया था। बराबर लिख रहा हूं AB बटे PQ बराबर AC की जगह पे BE बटे PR की जगह पे QL लिख दिया, यहां से AC की जगह पे BE यहां से लिख दिया, बराबर इसको हम लिख देते हैं AB। देखिए AB ध्यान से देखिए, ये AB है आपका, और ये आपका क्या है? यहाँ पे लिखा क्या है आपका? AD लिखा है, ठीक है ना, AD। तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 2AD बटे 2PM लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या आता है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, AB बटे PQ बराबर BE बटे QL बराबर 2AD का मान हो जाएगा AE और बटे आपका क्या हो जाएगा PL। देखिए आपका ये AD है, और हमने जब एक और AD इसी में जोड़ दोगे तो एक AD और जोड़ दोगे तो टोटल कितना मान आ जाएगा आपका? A से लेके E तक आ जाएगा। इसी प्रकार PM में एक और PM जोड़ दोगे तो टोटल मान PL तक आ जाएगा। तो वही AE बटे PL हो गया। अच्छा, अब देखिए ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए जो हमारे त्रिभुज हैं, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQL के। किससे? SSS समरूपता से, समरूपता से। अब देखिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, आपको पता है। तो इसलिए एंगल BAE बराबर होगा एंगल QPL के। ये आपका समीकरण फर्स्ट, BAE QPL। देख लीजिए BAE आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसकी हम बात कर रहे हैं, और QPL इसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं? समरूप निकल आए हैं। जब समरूप हैं तो हमारा ये एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज भी हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज PLR से। AEC वाला, ये जो AEC वाला त्रिभुज है, इसी प्रकार हम इधर वाला भी समरूप दिखा सकते हैं। जैसे हम इधर वाला दिखाए हैं तो समरूप दिखाएंगे, तो इधर वाला भी तो कोण, जो A कोण है, वो इस वाले कोण P के बराबर होगा। इसका नाम क्या दे सकते हो आप? CAE, और इसका नाम RPL, ऐसे इसका नाम दे सकते हो। तो इसका नाम लिखिए, एंगल CAE बराबर है एंगल RPL। ये समीकरण सेकंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए क्या मिलता है हमें? एंगल BAE प्लस एंगल CAE, ये वाला हमने जोड़ रहे हैं, बराबर एंगल QPL प्लस एंगल RPL। तो बराबर आपको मिल जाएगा एंगल CAB बराबर एंगल RPQ। इसके समीकरण 3 कैसे मिल जाएगा? देखिए इन दोनों को जोड़ोगे, BAE और CAE को। देखिए इस एंगल को यहां जोड़ दिया और इस एंगल को यहां जोड़ दिया, तो टोटल क्या मिल जाएगा? ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, वही हमने लिखा है, ठीक है। ऐसे उस त्रिभुज में भी हो जाएगा आपका।
इस वाले त्रिभुज में भी जब जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा पी वाला। तो जब जोड़ोगे तो एंगल ए पूरा मिल जाएगा और एंगल पी पूरा मिल जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर, थोड़ा चित्र बार बार ऊपर जानना पड़ता है। ये त्रिभुज ए बी सी है आपका और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें जा रहे हैं तो इसमें आपका क्या मिल जाएगा, ए बी बटे पी क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों हमने त्रिभुज समरूप दिखा दिए हैं, ए सी बटे पी आर। ये चीज़ें तो आपकी दी हुई थी। एंगल सी ए बी बराबर एंगल आर पी क्यू हम समीकरण 3 से लिख सकते हैं। समीकरण 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारा देखिए दो भुजा बराबर हो गया और एक एंगल बराबर है इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा दिया हुआ था और ये हमने समीकरण 3 में सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे? एस ए एस समरूपता से। और यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो चुका है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है आपका, 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की जमीन से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। देखिए 6 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभा है, ये मान लीजिए आपका 6 मीटर खंभा है। इसकी छाया मान लीजिए ये जमीन है, तो जमीन पे इसकी छाया कितनी बन रही है, या इसकी छाया होगी तो ये कितनी बन रही है, 4 मीटर। ठीक है। अब ये छाया मान लीजिए छाया का अंतिम यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा हम मिला देते हैं जिससे कि एक त्रिभुज हमारा बन जाए। तो ये हमने मिला दिया। ठीक। अब देखिए, और उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी बनती है। तो अब दूसरा चित्र एक है, यहाँ पे एक मीनार है और इसकी छाया कितनी मीटर लंबी बनती है, 28 मीटर लंबी बनती है। मान लीजिए 28 मीटर लंबी है, तो इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी, चलिए ए बी ई नाम दे देते हैं और इसका नाम डी सी एफ नाम कोई सा भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात तो हमने यहाँ से पढ़ के लिख ली। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो मीनार की ऊंचाई, मीनार हमारा यही है, तो यही हमें ये वाली ऊंचाई बतानी है। चलिए ठीक है। अब आपका क्या कह रहा था, एक ऊर्ध्वाधर खंभा कहो चाहे स्तंभ कहो, तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितना है, 6 मीटर है और इसका नाम क्या है, सी डी है। ठीक है। तो माना सी डी हमारा क्या है, खंभा है और क्या है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। हमने इस ए बी को मीनार मान रखा है और इसको हमने खंभा मान रखा है। अतः जो हमारा डीएफ होगा वो किसकी छाया होगी, खंभे की छाया होगी, खंभे की छाया है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम सी डी को खंभा मानेंगे तो जो हमारा डीएफ होगा वो क्या होगा, खंभे की छाया होगी। और ये अगर मीनार है तो मीनार की छाया हमारी बीई होगी और बीई मीनार की छाया है। नामकरण तो हमने अपने मन से किया है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी एफ में देखते हैं। एंगल डी सी एफ बराबर एंगल बी ए ई। देखिए एंगल डी सी एफ ये वाला एंगल और एंगल बी ए ई ये वाला एंगल हमने बराबर लिख दिया। हमने किस लिए बराबर लिख दिए, अब सोचिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर खंभे की जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है और उसी समय पर 1 मीटर एक मीनार की छाया। तो सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। अब जब सूर्य की रोशनी जिस समय यहाँ पड़ेगी उसी समय यहाँ भी पड़ेगी। इसका मतलब सूर्य से जो कोण है वो इस कोण पे भी सेम पड़ेगा और इस पे भी उसका कोण सेम रहेगा।
तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि एक ही समय पर सूर्य का कोण, एक ही समय पर सूर्य का कोण यहाँ पे सेम बनेगा, क्योंकि ऊपर सवाल में लिखा है एक ही समय पर। ठीक है, इसलिए बराबर होगा। और एंगल सी डी एफ बराबर एंगल ए डी बी ई। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। 90 क्यों होंगे? क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर आपका 90 ही होता है, इसलिए ये दोनों 90 है। अच्छा, तो बताइए, एक एंगल बराबर हो गया, दूसरा एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी एफ के, किससे? ए समरूपता से। ए समरूपता से आपका ये समरूप हो गया। अब अगर समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं को आप आनुपातिक में लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ए बी बटे सी डी लिख सकते हो और बीई बटे डी एफ लिख सकते हो। ए बी बटे सी डी बराबर बीई बटे क्यू एल, हमने बीई बटे डी एफ, केवल नहीं है डी एफ, सॉरी कहीं और का शायद आ गया था दिमाग। देखिए हमने क्या लिखा, ए बी बटे सी डी और बीई बटे डी एफ हो गया। अब ध्यान से इसको समझिएगा। अब हम मान रखते हैं इसमें, ए बी का तो मान आपको ज्ञात ही करना है, यही मीनार की ऊंचाई है, बाकी मान रख दीजिए। ए बी बटे सी डी का मान आपका 6 है और बीई का मान आपका 28 है और डी एफ का मान आपका 4 है। 4 सत्ते 28, ए बी बराबर 7 गुणे 6, ए बी का मान 7 छक 42 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो कितनी है? 42 मीटर है। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, उसको हम पुनः दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सब सवाल बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल यहाँ पे डल गया था, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है आपको। ये देखिए, ये बात फिर से देख लीजिए। देखिए, अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात को हम इस तरह लिख सकते हैं, या प्रमेय में पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा है एडी और पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे है कि यहाँ पे दो आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये है आपका, ये आपका त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज आपका पी क्यू आर है। इसकी माध्यिकाएं क्या है? इसकी माध्यिका ए डी है और इसकी पी एम है। इसका माध्यिका आपका ए डी हो गया और इसका माध्यिका आपका पी एम हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। जहां ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, ये दोनों त्रिभुज पहले ही बता रहा है कि क्या है, समरूप है यानी समान है। तो सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले भी आपने इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन किए हैं। चलिए, दिया है क्या क्या दिया है देख लेते हैं। जो हमारा दोनों त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है, वो क्या है? हमारे समरूप है। और आप जानते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए? संगत भुजाएं, ए बी का संगत कौन सा है? पी क्यू है। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे ए सी का संगत पी आर है बराबर बी सी का संगत आपका क्यू आर है। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। तथा संगत आपके कोण भी बराबर होते हैं,
तो एंगल ये एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि ए डी और पी एम त्रिभुज की क्या है, माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, इसलिए बी डी का जो मान हो जाएगा वो बी सी का कितना होगा, आधा होगा, और जो क्यू एम होगा वो क्यू आर का आधा होगा। देखिए जो हमारा बी डी होगा वो बी सी का कितना है, आधा है, और जो हमारा क्यू एम है वो क्यू आर का कितना है, आधा है। आधा क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा यम है ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये जो हमारा डी है ये बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, और इसे समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, इसे हम 4, देखिए 1 और 3 देखिए ध्यान से। 1 में हमने ए बी बटे पी क्यू ले लिया है, और 3 में देखिए हमने क्या लिया है, बी डी बटे क्यू एम ले लिया है। ठीक है, देखिए बी डी बटे जब क्यू एम करेंगे तो बी सी बटे क्यू आर आ जाएगा, और इसके बराबर देखिए बी सी बटे क्यू आर तो है ही है, तो इसीलिए क्या बचेगा आपका, बी डी बटे क्यू एम बचेगा। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, यहाँ पे देखिए ए बी डी ये वाला ले रहे हैं और पी क्यू एम ले रहे हैं, इसे हम समरूप दिखाने जा रहे हैं। देखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने ये लिख दिया। देखिए 2 में आपके सारे एंगल बराबर हैं यहाँ पे, और ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम के। ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये हमने समीकरण 4 से लिख दिया। देखिए दिख रहा है ऊपर, ये आपका समीकरण 4 है। अब बताइए इन त्रिभुजों में एक एंगल बराबर हमने दिखा दिया, और 2 हमने क्या दिखा दिया, भुजा बराबर दिखा दिया, इसलिए ये त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, किससे, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, अब जब ये समरूप हो गए तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम लिख सकते हो, है ना। अगर आपके 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे तो ए बी बटे पी क्यू, देखिए यहाँ एक बार फिर से देख लिए, ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हो भाई, इसी को तो समरूप दिखाया गया है, इसी दोनों को, ए बी बटे पी क्यू, ए बी के संगत पी क्यू है, बी डी के संगत कौन सा है, क्यू एम है, और ए डी के संगत क्या है, पी एम है। तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर ए डी बटे पी एम, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये हमारी चीज़ें आ गई। अब इसको चाहे केवल इतना भी लिख सकते हो कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, और यही चीज़ें आपको प्रूव करनी थी। आगे चलते हैं। तो इसी क्वेश्चन पे आपका एक्सरसाइज 6.3 समाप्त होता है। आशा है कि आपको एक्सरसाइज 6.3 के सारे सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से आ गए हैं। थोड़ा कुछ सवाल बताने के बाद हम फास्ट चलने की कोशिश किए हैं, क्योंकि अगर हम और भी आराम से बताते इसे तो वीडियो हमारी और ज़्यादा लंबी हो जाती। और अगर किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट रह जाता है, वैसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए, इतना बेहतरीन ढंग से इसमें बताने का मैंने प्रयास किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है। तो आशा है कि सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको हेल्प थोड़ा सा भी करती है और आपके पढ़ने में सहायक होती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।